नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत एनवीर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड़ा आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंदर हम जो है आज फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर की तैयारी के लिए जो है डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है उनको इन 2 दिनों में, आगामी 2 दिनों के अंदर क्लियर करेंगे। आज और कल हम जो है इसको कंप्लीटली जो है इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको देखने वाले हैं। इसके अलावा भी आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू देखना चाहते थे तो इस चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट और वीडियोस को जरूर विजिट करें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला प्रश्न आपके लिए है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस यानी एपीआई निम्नलिखित में से कौन है? इनमें से एपीआई कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर देखें। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ए, मिडलवेयर है। ये एक प्रकार का जो डेटाबेस को एक्सेस करने में हमारी हेल्प करता है। एक प्रकार का मिडलवेयर होता है जो हमारी हेल्प करता है किसको? डेटाबेस को एक्सेस करने में। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, डेटा वेयर हाउस में डेटा पर से सामान्यतः कौन सी विशेषता लागू होती है? डेटा वेयर हाउस में डेटा पर से सामान्यतः कौन सी विशेषता लागू होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका बी, अधिकांश एप्लीकेशन ट्रांजैक्शनों की होती है। ठीक है, डेटा वेयर हाउस में डेटा पर सामान्यतः जो है एप्लीकेशन ट्रांजैक्शन की होती है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक ट्रांजैक्शन में रोल बैक कमांड का क्या प्रभाव होता है? एक ट्रांजैक्शन में रोल बैक कमांड का क्या प्रभाव होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके ए, ट्रांजैक्शन के निष्पादन के परिणाम स्वरूप डेटाबेस में होने वाले सारे परिवर्तन जो है उनको अनडू करना। रोल बैक का मतलब होता है जितने भी आपने चेंजेस किए हैं तो उनको अनडू करना, मतलब वापस एक स्टेप पीछे जाने के लिए। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखिएगा इसमें कि अंतिम कमिट ऑपरेशन के बाद जितने भी बदलाव हुए हैं उन्हें अनडू कर देना रोल बैक कहलाता है। अब ये कमिट का क्या यहाँ पर सीन है, तो मैं ध्यान रखना है कि यहाँ पर मान लो कि मैंने ये डेटाबेस यहाँ पर इसके अंदर कोई भी वर्क किया, ऑपरेशन जितने भी किया, अब उसके बाद मैंने कमिट दे दिया, तो ध्यान रखना है कि कमिट देते ये फाइनल आपका जो है यहाँ पर सेव हो जाएगा। अब इसके बाद मैंने अब और कुछ किया और मैं चाहता हूं कि इसको वापस पीछे जाना चाहता हूं, तो मैं अगर मैं यहाँ पर रोल बैक करता हूं तो यहाँ पर मैंने कुछ चेंजेस किए, यहाँ पर भी कुछ चेंजेस किए, तो ये सीधा क्या करेगा, इस कमिट तक जितने भी मैंने चेंजेस किए हैं वो सारे के सारे यहाँ पर अनडू हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब जो सभी जगह फैला होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ए, एक सिंगल लॉजिकल डेटाबेस जो कई अन्य लोकेशन में जो है स्प्रेड होता है और एक नेटवर्क द्वारा इंटरकनेक्टेड होता है। इसमें क्या है कि एक ही नेटवर्क में, अगर आपको पता हो तो मैंने नेटवर्क ओएस के बारे में पढ़ाया था आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के दौरान, वहां पर भी बताया मैंने आपको कि डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर क्या होता है कि भाई एक ही आपका नेटवर्क के अंदर ये सभी जुड़ रखे हैं लेकिन डेटा सभी जगह अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, फैला हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, एसक्यूएल निम्नलिखित में से ट्रांजैक्शन क्या है? तो देखिए ट्रांजैक्शन क्या होता है, तो इसका आंसर होगा आपका ए, एसक्यूएल स्टेटमेंट का एक समूह जिसमें रीड और राइट ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, ये एक क्या होगा भाई, जितने भी स्टेटमेंट होते हैं एसक्यूएल के अंदर तो उसका एक ग्रुप होता है जिसमें रीड या राइट का जो है ऑपरेशन अप्लाई होता है। ध्यान रखिएगा। एसक्यूएल का उपयोग करके डेटाबेस को रीड तथा राइट किया जा सकता है, जैसे डीडीएल, डीएमएल और डीएसएल जो है वो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। अब ये स्ट्रक्चर क्वेरी क्या है, तो एसक्यूएल है, आपको पता होगा एसक्यूएल। इससे पहले इसका पूरा नाम क्या था, तो वो भी पूछ सकते हैं आपको, SEQUEL, सीक्वल। ध्यान रखिएगा। अब बात यहाँ पर इन तीनों की है। डीडीएल का मतलब क्या होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डीसीएल का मतलब क्या होता है, तो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ये आपको फुल फॉर्म इनके बारे में ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, डेटा के कंक्रीट एक्सेस को नियंत्रित करने के लिए ओरेकल क्या प्रयोग करता है? डेटा के कंक्रीट एक्सेस को नियंत्रित करने के लिए ओरेकल इनमें से किसका प्रयोग करता है? तो उसका उत्तर होगा आपके ए, लॉक्स का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? लॉक्स का प्रयोग करता है। डेटा के कंक्रीट एक्सेस को नियंत्रित यानी कंट्रोल करने के लिए लॉक्स का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न देखिए, रिलेशनल डेटाबेस में यहां डेटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधी इंफॉर्मेशन को रोज और कॉलम में ऑर्गेनाइज करता है। रिलेशनल डेटाबेस में यहां एक डेटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधी इंफॉर्मेशन को रो और कॉलम के अंदर ऑर्गेनाइज करता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है आपका कॉलम। ध्यान रखिएगा। इसके अंदर आपका जो देखो टेबल इसमें ऑप्शन सही होगा। टेबल के अंदर क्या होती है, कॉलम होते हैं और क्या होते हैं, रोज होते हैं। ध्यान रखिएगा। रोज को हम क्या कहते हैं, टपल कहते हैं। कॉलम को हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं। ध्यान रखिएगा। इस टेबल को हम रिलेशन के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, डीबीएमएस आपको डेटा में सूचना का एक्स्ट्रापोलेट करने के लिए किस प्रकार अनुमति प्रदान करता है? डीबीएमएस आपको डेटा में सूचना को एक्सप्लोर करने के लिए किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है? तो इसका उत्तर होगा आपका क्वेरी लैंग्वेज का प्रयोग करता है। क्वेरी लैंग्वेज का मतलब क्या है कि आप जिस प्रकार अन्य काम को करने के लिए कमांड देते हैं उसी प्रकार से, जैसे ये डेटाबेस है, इस डेटाबेस में डेटा को देखने के लिए आप क्या करेंगे, क्वेरी लिखेंगे। ध्यान रखिएगा।
ये क्वेरी जैसे आप लिखेंगे तो आपको जो है उससे संबंधित डेटा को यहाँ से फाइंड आउट करके दे दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, डेटाबेस रिकवरी की किस विधि में डेटाबेस को थोड़े थोड़े अंतरालों के साथ साथ कॉपिंग होती जाती है ताकि डेटाबेस की 2 या अधिक कंप्लीट कॉपियां रखी जा सके। डेटाबेस रिकवरी की किस विधि में डेटा को थोड़े थोड़े अंतरालों के साथ कॉपिंग होती रहती है, ठीक है, ताकि डेटाबेस की 2 या 2 से अधिक कंप्लीट कॉपियां रखी जा सके। तो इसका उत्तर होगा आपके मिररिंग। क्या होता है भाई? आपके मिररिंग होता है, मिररिंग, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, डीबेस नामक सॉफ्टवेयर कब निर्मित हुआ था? डीबेस नामक सॉफ्टवेयर जो है वो कब निर्मित हुआ था? तो डीबीएस नामक सॉफ्टवेयर जो है वो आपके 1980 में निर्मित हुआ था, बना था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। डीबेस को स्टाइज्ड डीबेस भी कहा जाता है, डीबेस को स्टाइज्ड, ठीक है, डीबेस को स्टाइज्ड डीबेस भी कहा जाता है। यह माइक्रो कंप्यूटर्स के लिए पहला डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। जो माइक्रो कंप्यूटर है उनके लिए यह पहला डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम माना जाता है। डीबेस सिस्टम में कोर, डेटाबेस इंजन, क्वेरी सिस्टम, फॉर्म इंजन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का समायोजन भी होता रहता है। तो देखिए यहाँ पर डीबीएस फाइल का जो एक्सटेंशन अगर आपको पूछ ले जाए तो ध्यान रखिएगा डीबीएफ होता है। क्या होता है? डीबीएफ जो होता है वो इसका फुल फॉर्म मतलब इसका एक्सटेंशन होता है, ध्यान रखिएगा। माइक्रो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम CP/M के लिए 1980 में एक एस्टन टेट, ठीक है, एस्टन टेट द्वारा डीबीएस को पब्लिश किया गया था। 2 चीजें आपसे पूछी जा सकती है, एक तो इसका जो है अन्य नाम क्या हो सकता है, स्टाइज्ड बेस है। इसको कब जो है आपके कब और किसने किया था? तो 1980 में एस्टन टेट ने जो है सबसे पहले इसको बनाया था, माइक्रो कंप्यूटर के लिए सबसे पहला डीबीएस नामक सॉफ्टवेयर 1980 में। अगला प्रश्न, जो फाइलें डायरेक्टरी कमांड के प्रयोग से डिस्प्ले नहीं होती है, जो फाइलें डायरेक्टरी कमांड के द्वारा डायरेक्टरी कमांड के प्रयोग से डिस्प्ले नहीं होती हैं, वे क्या होती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, हिडन फाइल। हिडन फाइल जो होती है वो डायरेक्टरी कमांड लगाने के बाद भी आपको नहीं दिखाई देती है। अगला, डीबीएस में डेटा इंडेक्स किस कमांड से होता है? डीबीएस में डेटा इंडेक्स किस कमांड से होता है? तो डीबीएस में डेटा इंडेक्स जो होता है वो आपके इंडेक्स कमांड से ही होता है। तो ये कमांड भी याद रखना है आपको। इंडेक्स का यूज करते हो आप डीबीएस में क्या कर सकते हो? डेटाबेस इंडेक्स को देख सकते हो। अगला प्रश्न, फॉक्स प्रो क्या है? तो फॉक्स प्रो एक प्रकार का डेटाबेस प्रणाली है, ठीक है, डेटाबेस प्रणाली के अंतर्गत आता है फॉक्स प्रो। अगला है, आरडीबीएमएस में कौन सबसे आगे आता है? आरडीबीएमएस में कौन सबसे आगे होता है? तो इसका उत्तर होगा आपका डी, ओरेकल होता है। कौन? ओरेकल होता है, ध्यान रखिएगा, ORACLE, ओरेकल, ये आरडीबीएमएस में होता है। आरडीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला, डेटाबेस फाइलों में से वह फाइल जिसमें रखी गई जानकारी परिवर्तित नहीं होती है वह क्या कहलाती है? डेटाबेस फाइलों में वह फाइल जिसमें रखी गई जानकारी परिवर्तित नहीं होती उसे क्या कहता है? तो उसका उत्तर होगा आपके ए, मास्टर फाइल कहलाती है। क्या? मास्टर फाइल, इसमें कोई भी चेंजेस अलाउ नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, एक ऐसी फाइल जिसमें अन्य फाइलों से संबंधित जानकारी भी रहती है उसे क्या कहते हैं? एक ऐसी फाइल जिसमें अन्य फाइलों से संबंधित जानकारी भी रहती है उसे क्या कहता है? तो उसका उत्तर होगा आपका बी, मेटा फाइल। मेटा मतलब डेटा अबाउट डेटा, मतलब उसके बारे में जानकारी रखना। अब देखिए यहाँ पर मेटा फाइल एक ऐसी फाइल होती है जिसमें अन्य फाइलों से संबंधित जानकारी रहती है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज मेटा फाइल, ये आपको फुल फॉर्म ध्यान रखना है, WMF। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज मेटा फाइल फॉर्मेट इन फाइलों के लिए उपयोग करता रहता है। WMF फाइल 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम संग्रहित करता है। माइक्रोसॉफ्ट ने मेटा फाइल फॉर्मेट के लिए 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में एनहेंस कर लिया है। अगला प्रश्न है, आरडीबीएमएस में यानी रिलेशनल डेटाबेस में सिंगल टॉपिक संबंधी इंफॉर्मेशन को रो और कॉलम में लिखते हैं, इसे क्या कहते हैं? आरडीबीएमएस में सिंगल टॉपिक संबंधी इंफॉर्मेशन को रो और कॉलम में लिखते हैं तो इसे क्या कहते हैं? तो उसका उत्तर होगा आपका सी, टेबल कहते हैं। टेबल आपका क्या है? रिलेशन के अंदर आपका कॉलम और क्या होता है? रो होता है। रो को क्या कहते हैं? टपल कहते हैं। कॉलम को क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट कहते हैं। अगला प्रश्न है, डीबेस थर्ड किसने बनाई थी? डीबेस थर्ड जो है वो किसने बनाई थी? तो इससे पहले आपको ध्यान रखना है डीबेस कब बना था? तो 1980 में बना था। कब बना था? 1980 में बना था, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर पूछा गया डीबेस थर्ड किसने बनाई थी? तो इसका उत्तर होगा आपका सी, एस्टम टेट ने करवाई थी। और ये आपका डीबेस 1 भी जो इसी ने बनाया था, ध्यान रखा, एस्टम टेट ने बनाई थी डीबेस थर्ड, एस्टम टेट। अगला प्रश्न, ट्रांजैक्शन फाइलें क्या कहलाती है? ट्रांजैक्शन फाइल इनमें से किसे कहता है? तो इसका उत्तर होगा आपका बी, डेटा फाइलों को कहते हैं ट्रांजैक्शन फाइल। मास्टर फाइल किसे कहते हैं? जिस फाइल में कोई इंफॉर्मेशन रखी जाती है और अगर वो चेंज ना हो तो उसको कहते हैं मास्टर फाइल, ध्यान रखिएगा। मेटा फाइल किसे कहते हैं? जिसमें किसी अन्य फाइल के बारे में जानकारी रखी जाती है। तीनों पॉइंट ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, एक डेटाबेस वेयर हाउस इनमें से क्या है? तो एक डेटाबेस वेयर हाउस की इनमें से क्या है? तो इसका एक राइट आंसर होगा बी, महत्वपूर्ण विषय क्षेत्रों के आसपास का संगठित एरिया।
ठीक है ना। तो देखो रिपोर्टिंग और एनालिसिस के दौरान प्रयुक्त होने वाले डेटाबेस को डेटा वेयर हाउस कहते हैं। वेयर हाउस में स्टोर डेटा को सिस्टम से अपलोड किया जाता है। अगला प्रश्न, आरटीजीएस, आरटीजीएस रिस्क कम करेगा। आरटीजीएस जो है वो किसकी रिस्क कम करता है, तो इसका उत्तर होगा आपका सी, सेटलमेंट रिस्क की जो प्रॉब्लम होती है उसको ये कम करता है। कौन? आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम। आरटीजीएस का फुल फॉर्म ध्यान रखना है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है ना, आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत ध्यान रखिएगा भाई, ये आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, देखो अब आरटीजीएस एक फंड ट्रांसफर से संबंधित स्पेशल सिस्टम होता है जिसके अंतर्गत रियल टाइम तथा ग्रॉस बेसिस पर मनी या सिक्योरिटी एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर की जाती है। तो ये बैंकिंग के अंदर यूज होता है आरटीजीएस। अगला प्रश्न, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या कहलाता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इनमें से क्या कहलाता है? तो उसका उत्तर होगा आपके, देखिए, एक सॉफ्टवेयर सिस्टम का उपयोग डेटाबेस को बनाए जाने के लिए, उसको रखरखाव करने तथा डेटाबेस तक नियंत्रित पहुंच करने के लिए किया जाता है। यानी डेटाबेस को बनाना, उसके अंदर आप जो है उसका मैनेजमेंट कर सको, उसका रखरखाव कर सको और उस डेटा के अंदर आप कंट्रोल कर सको। नियंत्रण का मतलब होता है किस यूजर को दिखाना है, किस यूजर को नहीं दिखाना है, तो ये सब आप काम कर सकते हो। वो होता है आपका डीबीएमएस के अंदर, डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसकी सारी क्लासें आपको चैनल पर करवा दी गई हैं, ध्यान रखिएगा, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में साउंड को सुनने के लिए या रिकॉर्ड करने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका उत्तर होगा आपका साउंड कार्ड होना जरूरी है। अगला है, एक डेटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी या डेटाबेस के अंतर्गत क्रिएट की गई एक स्थिति जिसमें एक समान डेटा को दो भिन्न स्थानों में रखा जाता है। एक स्टोरेज टेक्नोलॉजी या डेटाबेस के अंतर्गत क्रिएट की गई एक स्थिति है जिसमें एक समान डेटा को दो विभिन्न भागों में रखा जाता है, स्थानों में रखा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा आपका ए, डेटा रिडंडेंसी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं उसको? डेटा रिडंडेंसी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये आपका यहाँ पर ए वाला ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न देखिए सभी, तो रिडंडेंसी का आपको ध्यान रखना है इसके अंतर्गत। ठीक है, ये एक डेटा रिडंडेंसी जो है एक प्रकार की स्टोरेज टेक्नोलॉजी या डेटाबेस के अंतर्गत क्रिएट की गई एक स्थिति होती है जिसमें एक समान जो दो डेटा होता है उसको भिन्न भिन्न स्थानों में रख दिया जाता है, यानी कम कर दिया जाता है। अगला प्रश्न, डेटाबेस मैनेजमेंट से संबंधित रिकॉर्डों का समूह क्या कहलाता है? NICL असिस्टेंट का प्रश्न है ये। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो रिकॉर्ड का समूह होता है उसे क्या कहता है? तो उसका उत्तर होगा आपका ई, फाइल कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइल कहलाता है। रिकॉर्ड का समूह, बहुत सारे रिकॉर्ड है, उनका समूह जो होता है वो आपका फाइल कहलाएगा। अगला प्रश्न है, डेटा के पूर्ण जीवन चक्र के दौरान इसकी सटीकता एवं निरंतरता सुनिश्चित करने और संप्रेषित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डेटा के पूर्ण जीवन एवं चक्र के दौरान इसकी सटीकता एवं निरंतरता सुनिश्चित करने और संप्रेषित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर होगा आपका बी, डेटा इंटीग्रिटी कहलाता है। डेटा के पूर्ण जीवन चक्र यानी जो पूरा उसका लाइफ साइकिल होता है उसके दौरान जो है सटीकता और निरंतरता सुनिश्चित करने तथा उसको संप्रेषित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको इंटीग्रिटी कहते हैं, डेटा इंटीग्रिटी। अगला फाइल क्या होता है? तो अभी जस्ट हमने पढ़ा था, रिकॉर्ड का जो समूह होता है, संग्रह होता है, उसको क्या कहते हैं? फाइल कहते हैं। अगला प्रश्न, ओरेकल क्या है? तो ओरेकल एक प्रकार का आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस मतलब क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब आरडीबीएमएस क्यों बोला? क्योंकि ये आपका रिलेशन शो करता है। रिलेशन शो करने के लिए आपको पता है टेबल यूज होगी। टेबल में क्या होता है भाई? आपके कॉलम और रोज होती है। कॉलम को क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट कहते हैं। रो को क्या कहते हैं? टपल कहते हैं। अगला प्रश्न, डीडीएल का पूरा नाम क्या है? अभी जस्ट हमने देखा, इसका राइट आंसर होगा डी, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई? इसका जो यूज होता है डीडीएल का, ध्यान रखना है, एग्जाम में सबसे टॉप पूछा गया प्रश्न ये। इसके अंतर्गत आप डेटाबेस का स्ट्रक्चर, उसकी सारणी यानी उसकी टेबल, उसका व्यू आदि को बनाते हैं, आप क्रिएट करते हैं, डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं। अगला देखिए, डीडीई का पूरा नाम क्या है? तो डीडीई का पूरा नाम होता है डायनेमिक डेटा एक्सचेंज। क्या होता है? डायनेमिक डेटा एक्सचेंज। ध्यान रखें, इस वीडियो के लास्ट में फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा इन्हीं में से कुछ। डीडीई का पूरा नाम क्या होता है? तो डीडीई का पूरा नाम होता है डायनेमिक डेटा एक्सचेंज। डीडी का पूरा नाम डायनेमिक डेटा एक्सचेंज है। विंडोज OS 2 एवं उसके दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में डीडीई प्रोग्राम को मध्य कम्युनिकेशन एवं सूचना को शेयर करने की अनुमति प्रदान करता है। डीडीई क्लाइंट सर्वर मॉडल का प्रयोग करता है। डीडीई क्लाइंट सर्वर मॉडल का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न है, डीबीए का पूरा नाम क्या होता है? डीबीए का पूरा नाम क्या होता है? तो डीबीए का पूरा नाम होता है आपका सी, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। क्या होता है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। अगला प्रश्न देखिए,
आरडीबीएमएस का पूरा नाम क्या होता है? तो आरडीबीएमएस का पूरा नाम होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बाद देखिए निम्न में से कौन सी डीबीए की एक प्रक्रिया, यानी डीबीए की इसमें से कौन सी एक डीबीए की प्रक्रिया है? तो इसका उत्तर होगा आपका डी, उपरोक्त सभी। यानी डेटाबेस को डिजाइन करने से संबंधित, डेटाबेस के अंतर्गत जो सिस्टम होते हैं उनकी सिक्योरिटी से संबंधित, उनका बैकअप और रिकवरी, ये सारे काम कौन करता है? डीबीए करता है। अगला, डेटाबेस को परिभाषित करने का प्रथम चरण क्या होता है? डेटाबेस को परिभाषित करने का प्रथम चरण क्या होता है? तो ये होता है कि डेटाबेस की पहले योजना बनाए कि हम उस डेटाबेस में क्या रखेंगे, क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, डेटा का संरक्षण कहां पर किया जाता है? तो डेटा का संरक्षण जो है वो आपका ए, टेबल में किया जाता है, टेबल, रो और कॉलम के रूप में। अगला, प्राइमरी की को क्या होना चाहिए? प्राइमरी की क्या होनी चाहिए? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका बी, यूनिक एंड नॉट नल। अब ये मेरे पास, मैंने मान लिया इस कॉलम को मैंने यूनिक की बना दिया है, यहाँ पर प्राइमरी की बना दिया है, तो इसके अंदर पहला नियम है यूनिक। यूनिक मतलब इसमें जो भी वैल्यू डाल रहे हो वो डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। दूसरा क्या, नॉट नल, मतलब कोई भी कॉलम की वैल्यू जो है खाली नहीं छोड़ सकते आप। अगला, ओडीबीएससी का क्या नाम है? इसका अभी हाल ही में एग्जाम आ चुका है प्रश्न। ओडीबीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। क्या होता है? ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है, आप देख लिए आगे, एक रिलेशन पर निम्न में से कौन सा ऑपरेशन किया जाता है? ठीक है, एक रिलेशन पर निम्न में से कौन सा ऑपरेशन किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा आपका डी, उपरोक्त सभी। यानी उसके ऊपर आप प्रोटेक्शन डाल सकते हो, यूनियन वाला ऑपरेशन आप डाल सकते हो, और साथ ही आप उसके ऊपर ज्वाइन भी अप्लाई कर सकते हो। अगला, रिकॉर्ड के मध्य रिलेशनशिप प्रदर्शित करने के लिए ट्री की संरचना का उपयोग किस मॉडल में किया जाता है? रिकॉर्ड के मध्य रिलेशनशिप प्रदर्शित करने के लिए ट्री संरचना का प्रयोग किसके अंतर्गत किया जाता है? तो ट्री संरचना जो है वो आपके हायरार्की के अंदर आएगी। हायरार्की मतलब उसके अंदर आप जो है ट्री संरचना का यूज करते रहेंगे इस प्रकार से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यदि एक रिलेशन का एट्रीब्यूट दूसरे रिलेशन में प्राइमरी की बनता है तो उसे क्या नाम से जाना जाएगा? तो इसका उत्तर होगा आपका सी, फॉरेन की जाना जाएगा। ये क्या है मैं आपको बता देता हूं। मेरे पास ये एक टेबल है यहाँ पर 1, एक मेरे पास है ये टेबल 2। आप समझिएगा यहाँ पर कि ये मेरे टेबल में, यहाँ पर ये है मेरी प्राइमरी की। अब इस टेबल के अंदर की जो प्राइमरी की मैं इसमें लाना चाहता तो ये यहाँ पर आके आज बन जाएगी हमारे लिए फॉरेन की। एक चीज और याद रखिएगा कि जिस टेबल में अपनी प्राइमरी की होती है उस टेबल को कहते हैं रेफरेंसिंग टेबल। क्या बोलते हैं? रेफरेंसिंग टेबल बोलते हैं। और जिस टेबल में फॉरेन की होती है, मतलब ये जो प्राइमरी की आके फॉरेन की बनी है, तो फॉरेन की वाले टेबल को हम रेफरेंस्ड टेबल भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक आपकी टेबल में एक फील्ड या फील्डों का एक सेट है। आपकी टेबल में एक फील्ड या फील्डों का सेट है जो प्रत्येक रिकॉर्ड के लिए एक विशिष्ट संकेत के साथ एक्सेस प्रदान करता है। आपकी टेबल में एक फील्ड या फील्डों का एक सेट है जो रिकॉर्ड के लिए विशिष्ट संकेत के साथ एक्सेस प्रदान करता है, वो कौन होता है? तो इसका उत्तर होगा आपका सी, प्राइमरी की करता है। कौन करता है? भी प्राइमरी की करता है। अच्छा प्रश्न है ये भी। एक अभी हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किया था उसके ऊपर थोड़ा सा वापस मनन करते हैं हम लोग। यहाँ पर मैंने एक चीज थोड़ा जो है इसके अंदर उल्टा बता दिया है कि जहां पर आपकी प्राइमरी की होती है उस प्राइमरी की वाली टेबल को हम रेफरेंस्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? हम उसको रेफरेंस्ड कहते हैं। और जहां पर हमारी फॉरेन की है, ये फॉरेन की, उस टेबल को हम रेफरेंसिंग टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेफरेंसिंग टेबल कहते हैं। तो प्राइमरी की वाली कॉलम आपकी टेबल होगी रेफरेंसिंग, ठीक है, और ये आपकी होगी रेफरेंस्ड टेबल। अगला प्रश्न देखिए 42वां, डेटाबेस फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? डेटाबेस फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो डेटाबेस फाइल का एक्सटेंशन होता है आपका सी, डीबीएफ। क्या होता है? डीबीएफ जो होता है वो डेटाबेस फाइल का एक्सटेंशन होता है। अगला प्रश्न है, रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहते हैं? तो रिलेटेड जो फाइल्स होती है उनका कलेक्शन जो होता है वो होता है आपका डेटाबेस। और फाइल्स किसको कहते हैं? तो रिकॉर्ड का समूह। रिकॉर्ड का समूह जो होता है उसको कहते हैं फाइल, और फाइल्स का समूह क्या कहलाएगा? डेटाबेस कहलाएगा। डेटाबेस फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो डीबीएफ होता है। अगला प्रश्न देखिए, जैप कमांड का उपयोग क्या होता है? जैप, ZAP, जैप कमांड का प्रयोग क्या होता है? तो जैप कमांड का प्रयोग होता है सभी रिकॉर्ड को डिलीट करना। अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आप जैप कमांड का प्रयोग करते हैं। सभी जो रिकॉर्ड होते हैं, जो जितने भी रिकॉर्ड होते हैं उसको डिलीट करने के लिए जैप का यूज करते हैं, रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए। अगला, आरडीबीएमएस की विशेषता इनमें क्या होती है? तो आरडीबीएमएस की विशेषता होती है उपरोक्त सभी। यानी इनमें फील्ड की विभिन्न डेटाबेस से एकत्रित कर सकते हैं। इसमें फील्ड को विभिन्न डेटाबेस एकत्रित कर सकते हैं, उनको स्क्रीन पर एक ही समय पर देख सकते हैं और इनकी जटिलता कम होती है, ध्यान रखिएगा। अगला, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड की श्रेणी में आने वाले कमांड इनमें से कौन से हैं? इनमें से कौन सा कमांड जो है वो आपके डेटाबेस मैनिपुलेशन की श्रेणी में आता है? तो उसका उत्तर होगा आपका डी,
देखो डेटा के अंदर इंसर्ट करना, डेटा को डिलीट करना या अपडेट करना। आप मैनिपुलेशन का मतलब होता है डेटा के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहे हैं या कुछ डाल रहे हैं, तो वो मैनिपुलेशन में आएगा। अगर आप बना रहे हो डेटाबेस को तो वो किस में आएगा, डीडीएल में आएगा, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में। अगला देखो, एक महत्वपूर्ण डेटाबेस है, एक महत्वपूर्ण डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जिसके द्वारा सूचना को आकर्षक तथा आसानी से प्रस्तुत किया जा सकता है, तो इसका उत्तर होगा आपका ए, फॉरम। फॉरम क्या होता है, एक महत्वपूर्ण डेटाबेस का ऑब्जेक्ट होता है जिसमें आप जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको आप आकर्षक यानी अट्रैक्टिव लुक में और आराम से दिखा सकते हो। अगला प्रश्न, इसका उपयोग जो है फील्ड में संग्रहित डेटा को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। इनमें से किसका प्रयोग जो है डेटाबेस में फील्ड में जो संग्रहित डेटा उसको चिन्हित करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है, इसका उत्तर होगा आपका बी, फील्ड का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, का अर्थ है कि डेटाबेस में संग्रहित डेटा बिल्कुल सही और विश्वसनीयता है। इसमें आपको यह बताना है कि डेटा में संग्रहित डेटा बिल्कुल सही और विश्वसनीय है, तो इसके लिए आप जो है कौन सा यूज लेंगे, तो इसका उत्तर होगा आपका बी, डेटा इंटीग्रिटी। अगला प्रश्न देखिए, डेटाबेस सिस्टम की एक विशेषता इनमें से क्या हो सकती है। डेटाबेस सिस्टम की एक इनमें से विशेषता क्या हो सकती है, तो इसका उत्तर होगा आपका सी, वर्तमान में डेटा को संपादित करना। वर्तमान में जो भी डेटा उसके अंदर आप एडिटिंग कर रहे हो तो वो आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की एक विशेषता मानी जा सकती है। अगला प्रश्न, रिलेशनल डेटाबेस किस प्रकार के रिलेशन होते हैं। रिलेशनल डेटाबेस में किस प्रकार के रिलेशन होते हैं, इसका उत्तर होगा आपका बी, नॉर्मलाइज्ड रिलेशन होते हैं। अगला प्रश्न है, किसी फाइल के विवरण है जो उसे पहचानने में मदद करता है। यहाँ एक किसी फाइल का विवरण होता है जो उसे पहचानने में मदद करता है, तो इसका उत्तर होगा आपका डी, डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी जो होती है वो फाइल को पहचानने में मदद करती है। अगला, निम्न में से कौन एक डेटाबेस में एकल एंटिटी है जैसे कि व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के बारे में सूचना संग्रहित करता है। ठीक है, इनमें से कौन एक डेटाबेस में एकल एंटिटी होती है जिससे व्यक्ति, स्थान या वस्तु आदि के बारे में सूचना संग्रहित की जाती है, तो इसका उत्तर होगा आपका सी, रिकॉर्ड होता है, वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना आपको इसके अंदर। अगला प्रश्न, एक प्रोग्राम जिसका इंटरफेस उपयोगकर्ता के लिए डीबीएमएस में ज्यादा अनुकूल होता है वो क्या कहलाता है। एक प्रोग्राम जिसका इंटरफेस उपयोगकर्ता के लिए डीबीएमएस में ज्यादा अनुकूल होता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसका उत्तर होगा आपका डी, फॉरम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, फॉरम कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक डेटाबेस में एक रिकॉर्ड के बारे में सूचना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। एक डेटाबेस में एक रिकॉर्ड के बारे में सूचना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, तो प्रश्न संख्या 55 का राइट आंसर होगा आपका बी, फील्ड कहलाता है। क्या, एक डेटाबेस में एक रिकॉर्ड के बारे में सूचना की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सूचना की, वो होती है फील्ड। अगला प्रश्न, डेटाबेस सूचना को किस में संग्रहित करते हैं। डेटाबेस जो है वो सूचना को किस में संग्रहित करता है, इसका उत्तर होगा आपके ए, पंक्तियों और स्तंभ यानी रो और कॉलम। अगला प्रश्न है, रिलेशनल मॉडल में को कोऑर्डिनेलिटी भी कहा जाता है। रिलेशनल मॉडल में किसे जो है आपके कोऑर्डिनेलिटी कहा जाता है, इसका उत्तर होगा आपका ए, टपल्स की कुल संख्या को। टपल्स की कुल संख्या जो होती है वो रिलेशनल मॉडल में कोऑर्डिनेलिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, कोऑर्डिनेलिटी कहलाती है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर E.F. कोड ने नियमों का एक प्रतिनिधित्व किया है जिसका पालन एक डेटाबेस द्वारा किया जाना चाहिए। अगर यह सही मायने में रिलेशनल माना जाता है तो भाई बताइए आपके कितने नियम बनाए, तो इसका उत्तर होगा आपका सी, 12 नियम बनाए। EF का मतलब क्या होता है, EF कोड का एगर फ्रैंक कोड, ध्यान रखिएगा, एगर फ्रैंक कोड जो है ये आविष्कारक माने जाते हैं। अगला प्रश्न, और देख लीजिए यहाँ पर वैसे आ चुका है ये, डॉक्टर E.F. कोड ने 1970 में मतलब रिलेशनल डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS के लिए 12 नियम प्रस्तुत किए थे 1970 में। अगला प्रश्न, एक कंप्यूटर उपयोग करने देने से पहले यूजर नेम और पासवर्ड की जांच करता है। यूजर नेम और पासवर्ड की जो है जांच आपके उपयोग करने से पहले कौन करता है, तो इसका उत्तर होगा आपका डी, डेटाबेस करता है कि आपका पासवर्ड और यूजर नेम सही है या नहीं है। अगला है एंटिटी सेट। एक एंटिटी सेट जिसमें प्राइमरी की बनाने के लिए पर्याप्त फील्ड नहीं होते हैं उसे क्या कहते हैं। एंटिटी सेट जिसमें प्राइमरी की बनाने के लिए पर्याप्त फील्ड नहीं होते उसे क्या कहते हैं, तो उसका उत्तर होगा आपका बी, वीक एंटिटी सेट। क्या होता है भाई आपका वीक एंटिटी सेट, WES। एक एंटिटी सेट जिसमें प्राइमरी की बनाने के लिए पर्याप्त फील्ड नहीं होते हैं उसे क्या कहते हैं, वीक एंटिटी सेट कहते हैं। अगला, रिलेशनल डेटाबेस में एक डेटा स्ट्रक्चर जो एक विषय के बारे में सभी सूचनाओं को पंक्तियों या स्तंभ के रूप में व्यवस्थित करता है। एक रिलेशनल डेटाबेस डेटा स्ट्रक्चर जो विषय के बारे में सभी सूचनाओं को इस पंक्तियों तथा कॉलम के रूप में जो है रो तथा कॉलम के रूप में स्टोर करता है, तो इसका उत्तर होगा आपका डी, सारणी यानी टेबल। अगला प्रश्न है, ER डायग्राम में रिलेशनशिप टाइप
टाइप को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो ER डायग्राम में रिलेशनशिप टाइप को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा आपका डी, डायमंड बॉक्स के द्वारा। किसके द्वारा? डायमंड बॉक्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर रिलेशनशिप एंटिटी को संबंध दर्शाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है, ठीक है। डायमंड की आकृति वाले बॉक्स के द्वारा इसे दर्शाया जाता है। मैंने आपको बताया था रिलेशन दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? डायमंड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। रिलेशन को दिखाने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? ये की जो होती है वो आपके इसको बताती है, इसमें आप अपना रिलेशन लिखते हैं। तो ये कितने प्रकार की होती है? तो देखो 1 to 1, मैनी टू मैनी, 1 to मैनी, ठीक है। ये आपके मैनी टू मैनी भी होता है, ध्यान रखना, लेकिन मैनली ही माने जाते हैं। एक मैनी टू मैनी भी होता है, ये मैंने आपको पढ़ा रखे हमारे चैनल पर, वीडियो सारे अवेलेबल है अभी जितना भी आया है। अगला है एक डेटा, रिलेशनशिप, सिमेंटिक्स और कंसंट्रेंट, ठीक है। कंस्ट्रेंट का वर्णन करने के लिए प्रयोग में लिए जाने वाले टूल्स को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा आपका सी, डेटा मॉडल। क्या कहलाता है वो? डेटा मॉडल कहलाता है। डेटा, रिलेशनशिप, सिमेंटिक्स और कंस्ट्रेंट का वर्णन करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले टूल। अगला प्रश्न है डेटा की संपूर्णता यानी डेटा इंटीग्रिटी की समस्याओं के लिए क्या कारण हो सकता है? इनमें से इनमें से कौन जो है डेटा इंटीग्रिटी की समस्याओं के लिए कारण बन सकता है? तो इसका उत्तर होगा आपका ए, डेटा की उपलब्धता की कमी। क्या होता है? डेटा की उपलब्धता की जो कमी होती है वो डेटा की इंटीग्रिटी के लिए समस्या बन सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। डेटा के दोहराव को, डेटा की अस्थिरता को, निर्भरता को तथा डेटा के अनाधिकृत उपयोग को कम करने के लिए क्या समाधान प्रदान करता है? तो इसका उत्तर होगा आपका ए, DBMS करता है। DBMS डेटा का दोहराव यानी डेटा डुप्लीकेट ना आए, डेटा की अस्थिरता यानी वो जो भी बार बार नॉन फिक्स रहता है उसको, निर्भरता यानी आपके डिपेंडेंसी तथा डेटा के अनधिकृत प्रयोग यानी जिसको एक्सेस नहीं करना चाहिए वो भी कर सकता है। तो इन सभी को रोकथाम करने के लिए आप DBMS का प्रयोग करते हैं। अगला, एक रिकॉर्ड का ऐसा विशेष फील्ड जो प्रत्येक रिकॉर्ड को विशेष रूप से पहचान दिलाता है। एक रिकॉर्ड का एक विशेष फील्ड जो प्रत्येक रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचान दिलाता है तो उसे क्या कहता है? इसका उत्तर आपके ए, कुंजी फील्ड यानी की फील्ड कहलाता है। ये की जो है किसी भी डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में आपकी हेल्प करता है। अगला प्रश्न, एक डेटा आइटम के संग्रहण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो एक डेटा आइटम के संग्रहण के लिए आपके जो है डेटाबेस की आवश्यकता होती है। किसकी? डेटाबेस की आवश्यकता होती है। अगला देखिए, इंटरलिमिटेड रिकॉर्डों के समूह को क्या कहा जाता है? इंटरलिमिटेड रिकॉर्ड के जो समूह होते हैं उसको क्या कहता है? तो इंटरलिमिटेड रिकॉर्ड का जो समूह होता है उसे क्या कहता है? सी, डेटाबेस कहते हैं। क्या कहते हैं? डेटाबेस कहते हैं। अगला है, जब डेटा कई सूचियों में परिवर्तित होता है एवं सभी सूचियों को अपडेट नहीं दिया जाता है तो इसके फलस्वरूप उत्पन्न क्या होती है? जब डेटा कई सूचियों में परिवर्तित होता है एवं सूचियों को अपडेट नहीं होने दिया जाता तो उसको फलस्वरूप क्या उत्पन्न होता है? तो इसका उत्तर होगा आपका ए, डेटा रिडंडेंसी होती है। क्या? डेटा रिडंडेंसी होती है, ध्यान रखिएगा। अपडेट नहीं होगी सूची तो क्या होगा? डुप्लीकेट डेटा आएगा और इससे डेटा डुप्लीकेसी भी हो जाएगी जिससे डेटा रिडंडेंसी का प्रॉब्लम आएगा अपने। अगला है, डेटाबेस की का एक अवैध प्रकार। इनमें से कौन एक जो है डेटाबेस की का एक अवैध प्रकार माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा आपके स्ट्रक्चर्ड प्राइमरी की। क्या होता है भाई? स्ट्रक्चर्ड प्राइमरी की, SPK जो होता है वो डेटाबेस की का एक अवैध प्रकार माना जाता है। अगला प्रश्न है, अवैध मतलब जो इस प्रकार की नहीं होती ये चीज। अगला प्रश्न देखिए, कंपोजिट होती है, एटॉमिक होती है, ये होती है। अगला प्रश्न है, एक फाइल की प्राइमरी कुंजी होती है जो दूसरी फाइल में उपस्थित होती है। यहाँ एक फाइल की प्राइमरी की होती है जो दूसरी फाइल में उपस्थित होती है, इसको क्या कहते हैं हम? फॉरेन की कहते हैं। हमने अभी जस्ट पढ़ा था प्राइमरी की और फॉरेन की। अगला प्रश्न, कुंजी जिसका प्रयोग दो सारणियों के बीच संबंध को दर्शाने के लिए किया जाता है तो क्या कहता है भाई? तो उसका राइट आंसर होगा आपका सी, फॉरेन की। क्या कहलाता है भाई? आपके फॉरेन की, क्योंकि ये एक टेबल का रिलेशन जो है वो दूसरी टेबल के साथ करती है। यहाँ से प्राइमरी की फॉरेन में आया तो यहाँ पर संबंध बन गया बीच में। अगला प्रश्न है, का अर्थ एक तथ्य को एक से अधिक जगह पर स्टोर करना है। इनमें से किसका अर्थ है जो एक तथ्य को एक से अधिक जगह पर स्टोर करता है? तो इसका उत्तर होगा आपका सी, रिडंडेंसी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कॉमन डेटा तत्वों का सबसे छोटे से छोटे बड़े से बड़े तक ही सही क्रम है? तो देखिए यहाँ पर आपका छोटे से बड़े की ओर जो है क्रम कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा आपका सी, पहले कैरेक्टर आता है, फिर कैरेक्टर्स के अंदर फाइल्स, फिर आपका रिकॉर्ड, फिर फील्ड और फिर डेटाबेस। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर दिया हुआ है कि कौन सा कॉमन डेटा तत्वों का सबसे छोटे से, ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये गलत हो चुका है, मैंने यहाँ पर ये दे दिया है, इसमें सी वाला होगा ऊपर वाला ये, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपका आ गया कैरेक्टर, ये आपका एक कैरेक्टर आ गया। अब कैरेक्टर से बनेगा आपका ये एक फील्ड, फील्ड से क्या बनेगा? आपके जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं, रिकॉर्ड से फिर वो क्या बन जाएगा? एक पूरा रिकॉर्ड से जो है वो एक पूरा फाइल जनरेट होगा और ये फाइल पूरी जितनी भी है वो एक
क्या कर देगी, डेटाबेस को जनरेट कर देगी। ये हमने इससे पहले भी अभी देख लिया था, ठीक है। तो ये छोटे से बड़े की ओर देखें तो पहले एक अक्षर आ जाता है, कैरेक्टर उससे बड़ा, उससे फिर एक फील्ड आ सकता है, फील्ड फिर आपके जो है रिकॉर्ड को जनरेट करेगा, रिकॉर्ड फाइल को करेगा और फाइल डेटाबेस को जनरेट करेगा। अगला प्रश्न देखिए 75वां, किसी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में किसी विद्यार्थी का नाम तथा पता क्या माना जाएगा। विद्यार्थी का नाम और पता क्या माना जाएगा, तो उसका उत्तर होगा आपका सी, एट्रीब्यूट माना जाएगा। क्या एट्रीब्यूट माना जाएगा, विद्यार्थी का नाम तथा उसका पता। अगला प्रश्न देखिए, एट्रीब्यूट मतलब जो भी उसके फील्ड होते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा डीबीएमएस सॉफ्टवेयर नहीं, इनमें से कौन सा एक डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इसका उत्तर होगा आपका डीबीएमएस 2000। बाकी डी बेस, फॉक्स प्रो, ओरेकल, सिस बेस, सिस्टम बेस, ये सारे के सारे उदाहरण है, ये उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न, ईआर डायग्राम में एक एट्रीब्यूट किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो ईआर डायग्राम में एक एट्रीब्यूट जो होता है वो आपका दीर्घ वर्ताकार बॉक्स, यानी ये जो बड़ा वर्ताकार बॉक्स होता है उसके द्वारा दिखाया जाता है। अगला, ईआर डायग्राम में एक एंटिटी को किसके द्वारा दर्शाया जाता था, एंटिटी को किसके द्वारा दर्शाया जाता था, एंटिटी को आपके आयताकार बॉक्स के रूप में दर्शाया जाता है, ठीक है। ये देखो, ये आपका जो अभी जस्ट हमने देखा था एट्रीब्यूट, वो तो हो गया आपका ये, और यहां पर आपके एंटिटी की बात की जा रही है, तो एट्रीब्यूट का तो आपको ये समझ में आ चुका है। एंटिटी की बात की जाती है तो ये आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ऐसे आयताकार, ठीक है। दीर्घ वर्ताकार था ये तो आपके वर्त के समान, और ये आपके हो गया आयताकार बॉक्स में। ईआर डायग्राम में एक एट्रीब्यूट, अच्छा रुकिए, इसमें हमारा ये गलती हो रखा है कि हम यहाँ पर वर्ताकार लेना भूल चुके हैं, यहाँ पर वर्गाकार में समझ बैठा था। तो देखो, दीर्घ वर्ताकार मतलब ये बड़ा जो गोला होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, एट्रीब्यूट को दिखाते हैं। किसको, एट्रीब्यूट को दिखाते हैं। तो ये तो हो गया आपका कौन, एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट हो गया ये। और बात करते हैं अगर हम एंटिटी की, तो यहाँ पर अपना जो है, यहाँ पर ये अब जो दीर्घ वर्ताकार, ये आपका जो होता आयताकार बॉक्स, ये आपके यहाँ पर सही होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं जो है इसको वर्ग मान बैठा था, इसलिए मैं यहाँ पर वो चीज बनाई गई थी। अगला प्रश्न देखिए, डीबीएमएस प्राप्त करने में मदद करता, डीबीएमएस इनमें किससे प्राप्त करने में मदद करता है, इसका राइट आंसर होगा आपके डी, ए और बी दोनों, यानी डेटा इंडिपेंडेंसी और डेटा का केंद्रीकरण यानी सेंट्रलाइजेशन करने में। अगला है, वह भाषा जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट की विशेषताओं को परिभाषित करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो डेटाबेस को परिभाषित करने की बात आ गई तो सीधी सी बात है कि डीडीएल जो है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, परिभाषा देना। मैनिपुलेशन करना तो डेटा मैनिपुलेशन। अगला है, सेट कॉन्सेप्ट कहां पर इस्तेमाल किया जाता है, सेट कॉन्सेप्ट जो होता है वो कहां पर इस्तेमाल किया जाता है, उसका उत्तर होगा आपका सी, रिलेशन मॉडल में। कहां पर किया जाता है, रिलेशनल मॉडल में सेट का प्रयोग किया जाता है, सेट कॉन्सेप्ट रिलेशनल मॉडल में। अगला, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में लिस्ट की लंबाई कौन बढ़ाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में लिस्ट की लंबाई कौन बढ़ाता है, तो उसका उत्तर होगा आपका ए, इंसर्ट बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है, इंसर्ट जो है वो लिस्ट की जो लंबाई है वो बढ़ाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से क्वेरी का उद्देश्य क्या होता है, निम्न में से क्वेरी का उद्देश्य क्या होता है, तो क्वेरी का उद्देश्य होता है आपके उपरोक्त सभी, यानी डेटा को इनपुट करना, आउटपुट करना और सॉर्ट और फिल्टर करने से संबंधित। अगला, डेटाबेस यूटिलिटी किस मेन्यू में उपस्थित होती है, डेटाबेस यूटिलिटी जो होती है वो किस मेन्यू में उपस्थित होती है, तो इसका उत्तर होगा आपका बी, टूल्स में। किसमें, टूल्स में डेटाबेस यूटिलिटी जो होते हैं वो टूल्स मेन्यू में उपस्थित होती हैं। अगला, निम्न में से रिलेशनशिप का फंक्शन कौन सा होता है, निम्न में से रिलेशनशिप का फंक्शन कौन सा होता है, तो उसका उत्तर होगा आपका ए, मल्टीपल टेबल को रिलेट करने के लिए। मल्टीपल टेबल को रिलेट यानी उसके बीच में संबंध दिखाने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, रिलेशनशिप का प्रयोग करते हैं। अगला, निम्न में से किस जो है डेटा संबंधित नहीं है, इनमें से किससे जो है डेटाबेस संबंधित नहीं है, तो इसका उत्तर होगा आपका डी, मैक्रो। बाकी देखो, टेबल डेटाबेस के अंदर आती है, क्वेरी डेटाबेस के ऊपर अप्लाई होती है, फॉर्म भी डेटाबेस से संबंधित होता है, ये नहीं होता है। अगला, किसी इंडेक्स फाइल की मास्टर फाइल क्या होती है, किसी इंडेक्स फाइल की मास्टर फाइल क्या होती है, तो इसका उत्तर होगा आपका डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसके अंदर आपके जो है मास्टर फाइल में जो भी मास्टर रिकॉर्ड होते हैं वो रखे जाते हैं, जिसको चेंजेज नहीं किया जाता है, जिसके वैल्यू में चेंजेज या जिसके अंदर चेंज नहीं किया जा सकता, वो क्या होती है, मास्टर फाइल। उस फाइल के संबंधित फाइल्स जो होती है उसको क्या कहते हैं, मेटा फाइल्स कहते हैं। अगला है, एक लॉग फाइल क्या हो सकते हैं, तो एक लॉग फाइल जो होती है वो आपके डी और बी और सी दोनों होती है, यानी यूजर के द्वारा करेक्ट पासवर्ड प्रतिष्ठित करके मॉडिफाई की जा सकती है, यानी आप अगर सही पासवर्ड नहीं दोगे तो उस फाइल में आप चेंजेस नहीं कर सकते, ये भी सही है आपका। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को हाइड करने में भी प्रयुक्त होते हैं, कौन, लॉग फाइल। अगला प्रश्न, एसक्यूएल की कौन सी कमांड डेटा देखने के लिए काम आती है, एसक्यूएल की, तो उसका उत्तर होगा आपका डी, सेलेक्ट कमांड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, अगर आपको पूछ लिया जाए ऑल डेटा देखना तो आप कहेंगे सेलेक्ट स्टार, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा डीबीएमएस का फंक्शन नहीं है, इनमें से कौन सा डीबीएमएस का फंक्शन नहीं है, तो इसका उत्तर होगा आपका ए, फॉर्म को क्रिएट तथा प्रोसेस करने के लिए, फॉर्म को क्रिएट तथा प्रोसेस करने के लिए डीबीएमएस का यह एक फंक्शन नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक डेटा फाइल का एक होता है जो फाइल में डेटा स्टोर करने का मार्ग दर्शाता है। प्रत्येक डेटा फाइल का एक होता है जो कि फाइल में डेटा को स्टोर होने के लिए मार्ग दिखाता है, दर्शाता है, तो इसका उत्तर होगा आपका ए, फाइल स्ट्रक्चर। फाइल स्ट्रक्चर क्या है भाई, वो आपको यहाँ पर ये दिखाएगा कि इसमें ये फाइल जाएगी, इसमें इस प्रकार की फाइल सेव हो सकते हैं, इस प्रकार से हो सकते हैं, तो ये स्ट्रक्चर बताता है फाइल का। अगला है लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर जिसमें वन टू मेनी रिलेशनशिप होती है। वह कौन सा डेटा स्ट्रक्चर होता है लॉजिकल जिसमें वन टू मेनी रिलेशनशिप हो सकते हैं, तो इसका उत्तर होगा आपका बी, ट्री में होता है। किस में होता है, ट्री में, ठीक है। ये आपका वन टू मेनी यानी एक आपकी शाखा उसकी अलग अनेक पत्तियां, ठीक है। अगला प्रश्न, अगर कोई कंप्यूटर दूसरे को डेटाबेस सुविधा प्रदान करता है, अगर कोई नेटवर्क दूसरे को डेटाबेस सुविधा प्रदान करता है तो उसको किस नाम से जाना जाता है, तो वह कंप्यूटर जो दूसरे डेटाबेस सुविधा प्रदान करता है तो उसका उत्तर होगा आपका सी, डेटाबेस सर्वर कहलाता है। अगला डीबीएमएस में आप क्या कर सकते हैं, तो इसका उत्तर होगा आपका उपरोक्त सभी, यानी फाइल बना सकते हैं, फाइल डिलीट कर सकते हैं, फाइल पुनः प्राप्त भी कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। अगला है विजुअल फॉक्स प्रो में कैन नॉट क्वाइट विजुअल फॉक्स प्रो संदेश का क्या मतलब होता है, क्या अभिप्राय होता है। विजुअल फॉक्स प्रो में कैन नॉट क्वाइट विजुअल फॉक्स प्रो का क्या अर्थ होता है, इसका उत्तर होगा आपका बी, कुछ इवेंट हैंडलिंग लूप कभी भी चल रहे होते हैं, ठीक है। कुछ इवेंट हैंडलिंग जो लूप होते हैं वो अभी भी चल रहे होते हैं, इसके लिए आपके कैन नॉट क्वाइट विजुअल फॉक्स प्रो संदेश दिखाई जाता है। अगला एसक्यूएल कथन का सही अर्थ चुनिए। अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आर जे फॉर और यहाँ पर एम्प्लॉय लिख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका उत्तर होगा आपका टेबल के सभी रिकॉर्ड का चुनाव करने के लिए। अभी जस्ट मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस पहले बताया था, स्टार की मदद से आप ऑल डेटा देख सकते हो। ये आपकी होगी टेबल का नाम, ये हो गया फ्रॉम, ये आपका स्टार और ये होगा आपका सेलेक्ट कमांड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक डेटाबेस का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका उत्तर होगा आपका डी, रिलेशनशिप जो होता है वो आपका डेटाबेस का ऑब्जेक्ट नहीं होता है। बाकी टेबल्स, रिपोर्ट और क्वेरी जो होती है वो आपके डेटाबेस से संबंधित होती है। ये रिलेशनशिप किससे होगी भाई, तो ये आपके टेबल की होगी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रिलेशन डेटाबेस का घटक नहीं है, रिलेशन डेटाबेस का घटक नहीं है, तो वो आपका होगा आपके बी, एट्रीब्यूट आपका जो है डेटाबेस का रिलेशनल आरडीबीएमएस का घटक नहीं होता है। बाकी टेबल, हायरार्की, एंटिटी जो होते हैं वो इसका घटक होती है। 99 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन डेटाबेस संरचना के निर्माण में सहायक होता है। निम्नलिखित में से कौन जो है डेटाबेस संरचना के निर्माण में सहायक होता है, तो उसका उत्तर होगा आपका ए, डीडीएल। अब ये क्या है, डेटाबेस संरचना मतलब डेटाबेस की जो ओवरव्यू होती है उसको डिफाइन करना, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये डेटाबेस को कंट्रोल करने से संबंधित होगा, ये डेटाबेस को मैनिपुलेट करने, और ये डेटा क्वेरी लैंग्वेज। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न है अभी, निम्नलिखित में से कौन सी की वैल्यू अद्वितीय रहती है, अद्वितीय मतलब यूनिक रहती है, तो इसका उत्तर होगा आपका बी, प्राइमरी की वैल्यू जो होती है वो अद्वितीय यानी हमेशा यूनिक रहती है। तो भाई ये थे हमारे आज के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर दें, चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसी टाइम आपको वापस जो है डीबीएमएस की सेकंड एमसीक्यू की वीडियो भी इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। इसी के साथ मैं संपत लीड आप सभी से अलविदा लेता हूं, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।